नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कपिल सिंघल है। मैं डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हूँ। ब्रेन हैमरेज को अगर हम आम भाषा में समझें तो ब्रेन के अंदर खून के रिसाव को हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। अब ये खून का रिसाव किस वजह से होता है, किन कारणों से होता है, क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे कि ब्रेन हैमरेज होने का खतरा रहता है, वो चीज अलग हो जाती है। ब्रेन एक ऐसा बॉडी का ऑर्गन है जिसको कि ब्लड सप्लाई अन्य ऑर्गन्स के मुकाबले में ज्यादा मिल रही होती है। अगर किसी वजह से ब्रेन को ले जाने वाली आर्टरीज यानी कि धमनियां जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर कोई लीकेज हो जाए तो वो ब्लड ब्रेन के सब्सटेंस के अंदर, ब्रेन के अंदर इकट्ठा हो सकता है, जिसे हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। वो किस हिस्से में ब्रेन के ब्लड का रिसाव हुआ है, उसके आधार पर पेशेंट को अलग अलग प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। ब्रेन हैमरेज एक प्रकार का स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक ही है। अगर हम स्ट्रोक की हम बात करें, पैरालिसिस की हम बात करें, तो 100 पेशेंट्स में से 80 पेशेंट्स हमारे ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग की वजह से होते हैं, खून के फ्लो में रुकावट की वजह से होते हैं। वहीं 15 से 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग की वजह से होते हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्रेन के अंदर किसी भी वजह से ब्लीडिंग हुई है तो वो एक साथ बहुत सीवियर उसको हेडेक हो सकता है, पेशेंट को दौरे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, पेशेंट को बेहोशी आ सकती है, पेशेंट को एक साथ बहुत सारी उल्टियां शुरू हो सकती हैं, या साथ में एक हाथ या एक पैर की कमजोरी आ सकती है, साथ में आवाज में फर्क आ सकता है, चेहरे पे टेढ़ापन आ सकता है। अलग अलग लोकेशंस के आधार पे एक साथ विजन का लॉस होना यानी कि आंखों की रोशनी चली जाना, बैलेंस की दिक्कत हो जाना, ये सब अन्य सिम्टम्स भी हमारे ब्रेन हैमरेज के हो सकते हैं। लेकिन ब्रेन हैमरेज के पेशेंट्स में जो मेजर लक्षण है, बहुत तेज सीवियर सर दर्द और बेहोशी अगर किसी एक साथ किसी व्यक्ति को हो जाती है तो हम ऐसे पेशेंट्स के अंदर ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस ज्यादा सस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर सपोज करिए किसी को चोट लग जाए और उसकी वजह से ब्रेन इंजरी हो जाए, और ब्रेन इंजरी होने से ब्लड वेसल फट जाए और ब्रेन के अंदर ब्लीड आ जाए, वो भी ब्रेन हैमरेज होता है। लेकिन मुख्यतः जो ब्रेन हैमरेज हम देखते हैं उसके हम कह सकते हैं कि 2 से 3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण है एक साथ बहुत ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर, 240 से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ब्रेन की आर्टरीज हैं वो प्रेशर नहीं संभाल पाती हैं, फट जाती हैं और ब्रेन के अंदर हैमरेज हो जाता है। इसे हम मेडिकल टर्म में हाइपरटेंसिव ब्रेन हैमरेज कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो सबसे कॉमन कारण है वो है अन्यूरिज्मल ब्लीड। ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल इज लाइक अ पाइप, एक पाइप की तरह जा रहा है। हम ऐसे कह सकते हैं कि पाइप की अगर कोई दीवार कमजोर हो जाए तो वहां पे एक छोटा सा बलून बन जाए, तो जो बलून होगा वो इतना मजबूत नहीं होगा जितना बाकी का पाइप होगा। उस बलून को हम मेडिकल लैंग्वेज में एन्यूरिज्म कहते हैं। एन्यूरिज्म का मतलब बलून लाइक प्रोजेक्शन। सो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें कि एन्यूरिज्म 2-4 साल, 10 साल, 20 साल से भी बड़ा हो सकता है और वो बिना किसी कारण के फट सकता है, कभी भी फट सकता है। ऐसे ब्रेन हैमरेज को हम अन्यूरिज्मल ब्रेन हैमरेज कहते हैं। अन्यूरिज्म्स किसको होते हैं, किन कारणों से होते हैं, इसका अभी तक कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये एट रैंडम पॉपुलेशन के अंदर एक सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर हो सकता है। तीसरा, कई बार ब्रेन के अंदर जो नसें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उनमें कुछ गुच्छे जैसे बन जाते हैं, उनसे भी रिसाव हो सकता है, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में एवी मैलफॉर्मेशन कह रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को बॉडी के अंदर कहीं और ट्यूमर है और ट्यूमर की गांठ फैल के ब्रेन के अंदर चली गई है, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, वो भी एक प्रकार का ब्रेन हैमरेज है। बट मेनली ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से या अन्यूरिज्मल ब्लीड, बलून के फटने की वजह से ब्रेन हैमरेज होता है। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि सिर्फ बॉडी के एक हिस्से के अंदर थोड़ी सी कमजोरी आके रह जाए से लेकर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ब्रेन हैमरेज के से जो स्ट्रोक होते हैं वो बहुत मेजर स्ट्रोक्स होते हैं। पेशेंट को कोमा की स्थिति में आ सकता है, पेशेंट को दौरे पड़ सकते हैं, पेशेंट को एक तरफ हाथ पैर की पूरी कमजोरी आ सकती है, बेड रिडन पेशेंट हो सकता है, लॉन्ग आईसीयू स्टे, लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे की जरूरत हो सकती है, ब्रेन हैमरेज से संबंधित निमोनिया वगैरह भी हो सकते हैं।
वहीं अन्यूरिज्मल ब्लीड जो होते हैं वो एक बार फटने के बाद हो सकता है पेशेंट को सिर्फ बहुत सीवियर सर दर्द हो, कोई डेफिसिट ना हो, लेकिन उन अन्यूरिज्मल ब्लीड के साथ सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि वो दोबारा भी फट सकते हैं, दोबारा भी, और मेजर हैमरेज हो सकता है जो कि पहले वाले से बड़ा होगा और पहले वाले से ज्यादा नुकसानदायक हो। इसके अलावा अन्यूरिज्मल ब्लीड के पेशेंट्स में अभी तो ब्लीडिंग हुआ है, बट उस ब्लड के ही इकट्ठा होने की वजह से, नसों में ब्लॉकिंग आने की वजह से अन्य प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस, दौरे आने का खतरा, हाथ पैर कमजोर हो जाना या पैरालिसिस हो जाना, और बहुत सारे इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन जिसमें कि डेथ तक हो सकती है। ब्रेन हैमरेज के अंदर मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ काफी सिग्निफिकेंट नंबर में होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये बहुत सीरियस ब्रेन की बीमारी है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे पास ये जानने का तरीका नहीं है कि किसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। एक सर्टेन प्रिकॉशंस ही हम इसके लिए ले सकते हैं। पहली चीज तो हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है जिसका कि सपोज करिए कि पेशेंट कोमाटोज है, अनकॉन्शियस है, घर पे अभी ठीक ठाक थे, ऑफिस में बैठे हुए थे ठीक ठाक थे, और एक साथ बेहोश होती थे, उस पेशेंट को हमारे पास लाया गया, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई आता है, कुछ हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम हमेशा ये सस्पेक्ट करते हैं कि इसको स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज नहीं हो गया। एक सिंपल सीटी स्कैन जो आज की तारीख में ज्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर, नर्सिंग होम्स के अंदर अवेलेबल है, वो लगभग 100% तरीके से हमें बता देता है कि XYZ किसी पर्सन को ब्रेन हैमरेज तो नहीं हुआ है। अगर सीटी स्कैन हमने किया है और उसके अंदर वाइट वाइट कुछ आ गया है, तो वो 100% कंफर्म कर देता है कि पेशेंट को ब्रेन हैमरेज हुआ है। वो किस प्रकार का ब्रेन हैमरेज है, उसका क्या कारण है, उसके हिसाब से हमें आगे क्या ट्रीटमेंट करना है, यह डिसीजन मेकिंग हमारी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में पेशेंट की स्थिति के आधार पे डिसाइड कर रही है। लेकिन कोई भी ऐसा और ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई भी ऐसा और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं है जिसके द्वारा हम यह क्लियर कर सकें कि हाँ जी पेशेंट को ब्रेन हैमरेज हुआ है या नहीं हुआ है। सो हम ऐसे कह सकते हैं अगर कोई भी व्यक्ति एक साथ हाथ पैर में कोई कमजोरी आ जाती है, बेहोश हो जाता है, सीवियर सर दर्द बता रहा है, तो उसमें हमें ब्रेन हैमरेज का सस्पिशन हमेशा रहता है। हैमरेज जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक, बहुत ज्यादा सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर है। कुछ 10% के आसपास ब्रेन हैमरेज ऐसे हो सकते हैं जो कि छोटे हैं, और उनको हम ओपीडी बेसिस पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल के द्वारा, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। बट ज्यादातर पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है। और ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या रहेगा ये पेशेंट की स्थिति पे, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पे ही निर्भर करता है। यूजुअली 2 से 3 दिन के अंदर अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है, कोई बेहोशी की स्थिति पेशेंट को नहीं है, हेडेक्स कंट्रोल्ड है, हाथ पैर में अगर कोई वीकनेस यानी पैरालिसिस हुआ है, उसमें वर्सनिंग नहीं आया है, तो हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की तरफ घर पे भी कर सकते हैं, ओपीडी बेसिस पे भी कर सकते हैं। बट बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऐसा होता है पेशेंट्स का जो कि कोमाटोस भी हो सकते हैं, जिनको कि लंबे समय आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। उनमें से कुछ पेशेंट्स, कुछ परसेंटेज ऐसा होगा जिनको कि न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा जो ब्लीडिंग ब्रेन के अंदर हो गया है, उससे जो प्रेशर पड़ रहा है, जो ब्रेन का नॉर्मल हिस्सा दब रहा है, उसके दबाव को हटाने के लिए न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर की भी जरूरत हो सकती है। सो यह कह पाना कोई ऐसा हम एक मोटा मोटा समय सीमा ये नहीं रख सकते हैं कि ये 2 दिन के अंदर आप ब्रेन हैमरेज से ठीक हो जाएंगे। 2 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, कंप्लीट रिकवरी भी हो सकती है, और बहुत ज्यादा डेफिसिट भी हो सकता है। ट्रीटमेंट अगर हम ऐसे मानते हैं कोई पेशेंट आए जो अभी अक्यूट स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज से रिकवर होकर चले गए, तो उसमें आगे भी उनको दोबारा से स्ट्रोक जो कि क्लॉट वाला या ब्लीडिंग वाला दोनों हो सकता है के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर किसी की रिकवरी पूरी नहीं हुई है तो हाथ पैर में अकड़ाहट आ जाना, आवाज का फर्क रह जाना या दौरे पड़ने का खतरा भी रहता है। इन सभी को पेशेंट टू पेशेंट क्या स्थिति है, क्या पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमें हैंडल करना। मेजरली अगर किसी पेशेंट को ब्रेन हैमरेज हुआ है और आगे कोई दिक्कत ना हो, इस चीज को अगर हमें ध्यान रखना है, तो हमारे को अपने जीवनचर्या में बहुत परिवर्तन आने की आवश्यकता रहती है। हमको ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल हमें कंट्रोल के अंदर रखना होता है, डाइट के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हम जितनी फिजिकल एक्सरसाइज आगे कर सकते हैं, जितनी हमारी बॉडी अलाउ करती है, वो आगे होने वाले रोगों से रोकने में बहुत हमारे को हेल्प करती है। रेगुलर
अपने न्यूरोलॉजिस्ट से आपको फॉलोअप में रहना होगा, जिससे कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। हमारा प्रयास ये रहता है कि कोई भी ब्रेन हेमरेज का पेशेंट रिकवर करके जैसा जीवन शैली वो पहले उस अटैक से पहले जी रहे थे वैसा जी पाए। कुछ प्रिकॉशंस लेकिन हमें लेने बहुत जरूरी हो जाते हैं। हम 100% तो ब्रेन हेमरेज को प्रिवेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि एन्यूरिज्म्स तो कई बार बचपन में भी, यानी कि एट बर्थ भी हमारे को मिल जाते हैं। एन्यूरिज्म्स क्यों बनते हैं उनको रोकने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो स्ट्रिक्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल हमारे को आगे होने वाले स्ट्रोक से बचा सकता है। सो अगर हम अच्छे जीवन शैली की बात करें तो रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग नहीं, अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं, लो सॉल्ट डाइट जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, रेगुलर मेडिकल चेकअप। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो दवाइयों का नियमित तौर से सेवन करना। अगर डायबिटीज या शुगर की बीमारी है तो एक्सरसाइज, डाइटरी कंट्रोल और दवाइयों को लेना। इन सब चीजों के द्वारा अपने जीवन के अंदर अगर स्ट्रेस है, आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं तो उस चिंता को दूर करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करें। इन चीजों के द्वारा हम स्ट्रोक को या हेमरेज को ब्रेन के अंदर होने से चांसेस को कम कर सकते हैं और अपने रिकवरी को डेफिनेटली बेहतर बना सकते हैं।